प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 एवं 8 के विज्ञान विषय के पाठ परावर्तन के नियम एवं उससे संबंधित प्रयोग के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं। अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं सबको देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, गाड़ी हो, साइकिल हो, आदमी हो, जानवर हो, रास्ते हों, साग सब्जी हो, या बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, तो वस्तुएं ओझल होती जाती हैं। जब रात हो जाती है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पर आज हम लोग एक पाठ प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण MN एक समतल दर्पण है और प्रकाश यहाँ से P बिंदु से चलता है और Q बिंदु पर टकराने के बाद वह उसी माध्यम में QR दिशा में परावर्तित हो जाती है। और Q से एक जब अभिलंब डालते हैं तो ये QT ये अभिलंब होता है। ये समतल दर्पण MN है और इस तरह से इसमें PQ आपतित किरण है, जिसे PQ से दर्शाया जाता है, और QR परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण PQT अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण I यानी कोण PQT बराबर आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और कोण TQR बराबर परावर्तन कोण या इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इस तरह से इंसिडेंस के चलते ये I एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन के चलते इसको R माना जाता है। और इस तरह से ये आपतन कोण PQT और परावर्तन का कोण TQR ये दोनों बराबर होते हैं।
और एक चीज़ है जो परावर्तन के नियम में है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक तल या सतह पर होती हैं। तो बच्चों, ये जो बात हम लोगों ने यहाँ देखी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, अब इसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन सही है या नहीं है। क्या हम इसको साबित कर सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? क्या हम देख सकते हैं कि प्रकाश का जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है उसके बीच में खींचा गया जो अभिलंब है वो एक सतह पर होती है और आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है? तो आइए इसको हम लोग प्रयोग के द्वारा देखते हैं। इस प्रयोग के लिए एक समतल दर्पण लेते हैं और वो जो कागज़ है जिसमें 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का कोण बनाया हुआ है 10-10 डिग्री के अंतर में, इस कागज़ को टेबल पर हम लोग ऐसे रखते हैं और ये जो नीचे का सरल रेखा है, इस सरल रेखा के ऊपर, ठीक ऊपर दर्पण को ऐसा रखेंगे कि उस लाइन पर पड़े और ये 0 डिग्री वाला जो लाइन है वो बिल्कुल एक सीध में हो, ऐसा हम लोग आश्वस्त हो लें। अगर वो लाइन सीधी नहीं होगी तो हमारा प्रयोग के जो निष्कर्ष होंगे, जो रीडिंग होगा, वह गड़बड़ होगा। अब देखिए, इसमें ये 10 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ 10 डिग्री है। इस पॉइंटर को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं 40 डिग्री पर, तो इस तरफ से अगर देखेंगे तो उधर भी 40 डिग्री पर ही वो पॉइंटर दिख रहा है। इस तरह से इसे और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एक धूप बत्ती को जलाते हैं और उसका धुआं लेज़र लाइट पर डाल करके देखते हैं कि क्या होता है। धूप बत्ती को, चूँकि प्रकाश तभी दिखाई नहीं पड़ता है जब किसी वस्तु से वह टकराता नहीं है, अर्थात जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो वह वस्तु दिखाई देती है। तो ये लेज़र लाइट है। इस लेज़र लाइट को हम लोग ऐसे जलाएंगे तो देखिए यहाँ पर उसका, यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन इस धुएं में उसका रास्ता दिख रहा है। तो उसी प्रयोग को करने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 30 डिग्री पर ठीक 30 डिग्री पर हम लोग आपतन बिंदु पर ठीक लगाएंगे तो देखिए उधर भी ठीक 30 डिग्री पर वो परावर्तित किरण दिखाई पड़ता है। अगर हम यहीं पर थोड़ा सा कोण को घटा बढ़ा देंगे, देखिए 40 डिग्री करते हैं तो परावर्तित किरण भी 40 डिग्री पर दिखाई पड़ता है। इस तरह से यह पता चलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये किरण जो है
ये आपतित किरण और ये जो निकलती है उसको परावर्तित किरण। तो ये 40 डिग्री के ठीक आपतन बिंदु पर लगाएंगे तो देखिए उधर 40 डिग्री पर वो किरण, परावर्तित किरण निकल रही है। इस तरह से ये आपतन कोण यहाँ से ये 40 डिग्री और परावर्तन का कोण यहाँ से ये 40 डिग्री। इस प्रकार जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर टकराता है और वह उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यही है परावर्तन, और उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपतन बिंदु पर ये पड़ना चाहिए। ये देखिए 40 डिग्री पर पड़ते हुए ऐसे सीधे जाते हैं तो उधर भी ये 40 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाती। देखिए हम लोग ऐसा जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु इसको हम लोग आमतौर पर देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग इस प्रयोग को करते हैं कि ये देखिए ये लेज़र लाइट है और ये यहाँ पर हम धुआं डालते हैं तो ये देखिए ये सीधी रेखा ये दिखाई पड़ता है ये प्रकाश का। तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हम लोगों ने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो धुएं में हम लोगों ने साफ साफ देखा। इसे हम स्प्रे द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको अंधेरे में और साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग अभी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है इसको धुएं के द्वारा और स्प्रे के द्वारा देखें। अगर हम लोगों के पास धुआं भी नहीं होगा, स्प्रे भी नहीं होगा, तो हम इस डस्ट से भी या पाउडर या कोई डस्ट से भी हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब इसी को अंधेरे में देखते हैं तो कैसा दिखता है। पाउडर छिड़कने से या कोई भी डस्ट, चौक का डस्ट, धूल कण, ये सब डाल करके हम लोग इस प्रयोग को आसानी से देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। परावर्तन के नियम को या परावर्तन की क्रिया को और अधिक समझने के लिए आइए हम और कुछ प्रयोग करते हैं। यहाँ एक ये चेस बोर्ड है जो आधे आधे भागों में ये बटा हुआ है और इसको रखते हैं और इसके ठीक बीचों बीच इस दर्पण को रखते हैं तो देखिए उसके अंदर पूरा चेस बोर्ड दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब समतल दर्पण में परावर्तन की क्रिया होती है तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होते हैं। आइए इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये तीर
जिस घर में है अंदर भी उसी घर में ये तीर दिखेगा। चलिए देखते हैं, इस तीर को इस घर में रखते हैं। आप दर्पण के प्रतिबिंब में देखेंगे कि यह उसी घर में प्रतिबिंब में भी है। इस तीर को आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता है, और एक घर आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब और आगे बढ़ता है। इस प्रयोग में दो समतल दर्पण लेते हैं और उसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर रखते हैं। अभी देखिए, इसमें प्रतिबिंब की संख्या कुछ है, और जैसे जैसे इसके एंगल को, इसके कोण को हम लोग घटाते जा रहे हैं, 180 डिग्री का कोण था तो उसमें भी एक प्रतिबिंब दिख रहा था। अब देखिए इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, और जब और छोटा करते हैं कोण को तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या भी परिवर्तित होती है। इसमें देखिए, और इस तरह एक दूसरे पर परावर्तन होने के कारण ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब अलग अलग संख्या में दिख रहा है। चलिए एक और प्रयोग देखते हैं जो परावर्तन पर आधारित है। इसके लिए एक समतल दर्पण, एक कंघी और एक टॉर्च लेते हैं। कंघी को इस प्रकार रखते हैं कि उसमें जो किरण जा रही है वो समतल दर्पण पर पड़े। टॉर्च को जलाया जाता है और किरण इस छेद से होकर के जाती है जो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर आपतित होती है, अर्थात ये आपतित किरण है, और उसी तरह से यहाँ ये परावर्तित किरण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए सब एक एक चतुर्भुज के आकार का एक चित्र बन रहा है। इस प्रयोग को आप घर में भी कर सकते हैं। एक समतल दर्पण, एक कंघी और एक टॉर्च लेना है। इस प्रयोग को आप सूर्य की रोशनी में भी कर सकते हैं। बाहर जब सूर्य की रोशनी होगी तो टॉर्च के बिना भी यह प्रयोग आसानी से आप कर सकते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए एक समतल दर्पण लेते हैं और एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा रख लेते हैं जिसका सतह चिकनी नहीं हो, अर्थात इस तरह से खुरदरा है। अगर खुरदरा नहीं है तो ऐसे करके हम लोग उसको खुरदरा बना सकते हैं, और इसमें देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। अब देखिए, जब हम लोग प्रकाश को समतल दर्पण पर डालते हैं तो वह सीधी रेखा में गमन करता है, और एक किरण इधर है तो एक ही किरण परावर्तित भी हो रही है। इस तरह से हम लोग इस जो खुरदरा सतह है उस पर हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, इसमें एक किरण जो आपतित होती है और परावर्तित कई किरणें हो रही है। इसका कारण ये है कि इस खुरदरे सतह में कई छोटे छोटे दर्पण बन जाते हैं, और इसके कारण अलग अलग दर्पणों में अलग अलग परावर्तन होता है, जिससे हम लोग परावर्तित किरणों की संख्या अधिक देखते हैं, जबकि आपतित किरण केवल एक ही है। ये देखिए, तो आज हमने सीखा इस पाठ में
कि परावर्तन वह है जो किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद वह पुनः वापस आ जाती है किरण, वो परावर्तन कहलाता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक सतह पर होते हैं तथा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इन बातों का हम आज चर्चा किए। तो बच्चों के लिए ये कुछ प्रश्न है इस पाठ में जो हम लोगों ने सीखा, उसी के आधार पर कि प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो कौन कौन से हैं, इसको आपको लिखना है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के नामों को लिखना है। बच्चों, एक काम और करके आपको देखना है कि जो भी चमकदार सतह है तो उस सतह पर प्रकाश की किरणें कैसे वापस आती है, इसको आप करके देखना। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9वीं के विज्ञान के अध्याय गति से करेंगे और इसके बारे में कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 11वीं के विज्ञान के अध्याय मात्रक और मापांक को पढ़ेंगे और इसके आधार पे भी कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति। आज हम इसका चौथा भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गतिज समीकरण की। तो ये गतिज समीकरण क्या है? ये जो 3 फॉर्मूले हैं, v बराबर में u प्लस at, s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर और 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, इन्हीं को कहा जाता है गतिज समीकरण। आज हम जानेंगे कि ये गतिज समीकरण आखिर आए कहाँ से हैं। अब इन्हें पता करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है जहाँ पर हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा है जहाँ पर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो NCERT की किताब है उसमें सिर्फ ग्राफ वाला बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इक्वेशन वाला है, ग्राफ वाले में कहीं ना कहीं हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर किसी समीकरण से इन समीकरणों को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए इन सब को समझने से पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर V, U, S इन सब का मतलब क्या है। तो अगर कोई कार आगे की तरफ जा रही है और पहले उसका वेग u हो और बाद में उसका वेग v हो जाए, तो यहाँ पर कुछ त्वरण लगा होगा जिसे a कहा जाएगा। इसमें जो टाइम लगेगा उसे कहा जाएगा t और ये जो दूरी तय करेगा उसे कहा जाएगा s। अब आपको ये बात पता है, परंतु जो टीचर है जो आपका पेपर चेक करेगा उससे तो ये बात किसी ने बताई नहीं, तो उसे तो नहीं पता ही। तो अगर आप उसे बताएंगे नहीं कि u का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो क्या करेगा, काट देगा और आपको नंबर नहीं देगा।
तो इसलिए आपको किसी भी समीकरण को निकालने से पहले सबसे पहले ये बताना है कि आप किस सिंबल का मतलब क्या लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बताएंगे कि U का मतलब है वस्तु की प्रारंभिक गति, V का मतलब है वस्तु की अंतिम गति, A का मतलब है वस्तु का त्वरण, S का मतलब है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और T का मतलब है वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो आपको जब भी समीकरण को सॉल्व करेंगे इन सिंबल का मतलब वहां पर पहले लिख देना है और इसके बाद आप समीकरण को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण निकालते हैं। तो सवाल यही है कि इन समीकरण को निकाला कैसे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन्हें कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा क्या थी? त्वरण का मतलब था अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो ये हमारे त्वरण की परिभाषा थी। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें गतिज समीकरण का पहला समीकरण मिलेगा। तो आखिर वो कैसे निकालना है? ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो t यहाँ पर लिखा है आपको इसे a की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर t क्या हो रहा है? यहाँ पर वो भाग हो रहा है। तो a की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो a के साथ गुना हो जाएगा और समीकरण कुछ कैसा बन जाएगा? AT बराबर में v माइनस में u। अब आपको क्या करना है, ये जो u लिखा है इस तरफ, इसे भी AT की तरफ ले जाइए। तो इधर u माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण बनेगा AT प्लस में u इक्वल में v, या फिर ये कह लीजिए u प्लस AT इक्वल में v। अब v लिखा है दाईं तरफ और बाकी सारी चीजें लिखी हैं बाईं तरफ। इसे अगर हम उल्टा कर दे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? b बराबर में u प्लस AT। यही तो हमारा पहला समीकरण था, बस इतना सा डेरिवेशन, बहुत इजी है। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल भी गया। अब इसके बाद हमें दो समीकरण और निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, परंतु ध्यान दीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर। तो पहला समीकरण हमारा निकला था त्वरण की परिभाषा से। अगले दो समीकरण निकलेंगे गति की परिभाषा से। तो गति की परिभाषा क्या कहती है? गति बराबर में दूरी अपॉन में समय, यानी कि v बराबर में s अपॉन में t। अब यहाँ पर कितनी गति है? ध्यान दीजिए, एक हमारी गति है प्रारंभिक गति और एक है अंतिम गति। तो एक है u और एक है v। अब यहाँ पर कौन सी गति लें? दोनों में से कोई एक उठा लें या फिर दोनों उठा लें? अब दोनों नहीं ले सकते, एक भी नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे औसत गति। औसत गति कैसे निकल जाएगी? दोनों को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, औसत निकल जाएगा। तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस में v अपॉन में 2 बराबर में s और t वैसे ही रह जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो t है इसे ले आइए दूसरी तरफ। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस v अपॉन में 2 पहले से था और ये जो t डिवाइड हो रहा था s की तरफ, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये समीकरण कैसे आया समझ में आ गया है, तो समीकरण बाकी के दो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार v की वैल्यू डालनी है तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा और दूसरी बार ये जो t दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसकी वैल्यू डालनी है और उससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक का स्टेप याद रखते हैं और आपको यहाँ तक का स्टेप समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि इसके आगे दोनों समीकरण इससे कैसे निकालना है। तो इसको लिखते हैं थोड़ा ऊपर और अब देखते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं a बराबर होता है v माइनस u अपॉन में t। अगर हम t को एक तरफ ले जाएं और उसके बाद u को भी दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें यहाँ से v का पता चल जाएगा। v क्या आ जाएगा? u प्लस में at। कुछ नहीं करना, बस इस v की वैल्यू को यहाँ पर डाल देना है। तो ये क्या हो जाएगा? s ब्रैकेट में u का u रहेगा, प्लस में जो v था उसकी जगह आ जाएगा u प्लस में at। डिवाइड का 2 वैसा ही रहेगा और जो t मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर 2 u हैं उनको हम जोड़ देंगे तो नया क्या बन जाएगा? s बराबर में 2u प्लस में at अपॉन में 2 और जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसा ही रहेगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो t बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2u के साथ जब t मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2ut और जब at के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि यहाँ पर 2t हो जाएंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर।
अपॉन में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जो ये दोनों वैल्यू एक ही अपॉन 2 है, इसको दो अलग अलग 2 के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर कोई डिफरेंस तो इससे आएगा नहीं, पर हमें एक फायदा हो जाएगा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। और अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर में ut प्लस में at²/2। अब at²/2 को लिखे अगर हम हाफ at² तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हाफ at² और at²/2 एक ही बात है। और यही तो हमारा दूसरा इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब चलिए, जो ये फॉर्मूला था हमारा, इससे हम तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। v की वैल्यू हम डाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू डालनी है? t की। तो चलिए t की वैल्यू निकालते हैं। किस समीकरण से निकालेंगे? उसी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण वाले समीकरण से। तो त्वरण का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में t। t को ले जाते हैं a की जगह पे और a को ले आते हैं t की जगह पे। तो t का क्या बन जाएगा? t बराबर में v माइनस यू अपॉन में a। अब इसी को हम डाल देंगे t की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? s बराबर में u प्लस वी अपॉन 2 तो वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में t की जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन में a। अब ये जो नीचे के 2 और a हैं, इसे हम ले जाएंगे s की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? 2as इक्वल में u प्लस वी गुने में v माइनस यू। अब ये जो u प्लस वी है, अगर हम इसे v प्लस यू लिखें तो भी कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो चलिए लिख देते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है जैसे a प्लस बी गुने में a माइनस बी लिखा हो। तो a प्लस बी गुने में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से v प्लस यू गुने में v माइनस यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया। तीनों समीकरण हमने निकाल लिए। तो चलिए इसी खुशी में एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक गति कितनी है? 0, क्योंकि अभी अभी चलाना शुरू किया है। और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो पहले हमें बताया गया है कि 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की गति हो जाती है, और फिर बताया हुआ है कि अगले 5 सेकंड में 6 मीटर से कम होकर 4 मीटर रह जाती है। तो दोनों ही केस में हमें त्वरण बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें पता क्या है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं। पहले जब विराम अवस्था से 6 मीटर की गति प्राप्त करी, और दूसरा जब 6 मीटर से 4 मीटर की गति हो गई। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली स्थिति में क्या था? प्रारंभिक वेग था हमारा 0, क्योंकि अभी अभी साइकिल चलना शुरू हुई थी। और हमारा अंतिम वेग क्या था? 6 मीटर पर सेकंड। समय लगा था 30 सेकंड का। यहाँ पर हमारा त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू डालेंगे 6 मीटर पर सेकंड माइनस में 0 मीटर पर सेकंड अपॉन में 30 सेकंड। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 6/30। ऊपर है मीटर पर सेकंड और नीचे है सेकंड। तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन और त्वरण एक ही बात है, और हमारा त्वरण आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहले केस का त्वरण है, जब गति बढ़ाई गई थी। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या हुआ था। दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? इस बार प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 मीटर से साइकिल पहले ही चल रही थी और बाद में ब्रेक लगा था, तो 4 मीटर आ गई। टाइम लगा था 5 सेकंड का। फिर से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालने पे हमें पता चलेगा कि आंसर आया -2/5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस हमें बता रहा है कि गति कम हो रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना गतिज समीकरण के बारे में। अब इसके बारे में आप अपनी NCERT की किताब में पढ़ लीजिएगा, और इस समीकरण से जितने भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, U किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, वस्तु की प्रारंभिक गति। ऑप्शन बी, वस्तु की अंतिम गति। ऑप्शन सी,
वस्तु का त्वरण। ऑप्शन डी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान गति के लिए गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए b बराबर s बटे में t, ऑप्शन बी v बराबर s गुने में t, ऑप्शन सी v बराबर u प्लस में at और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, असमान गति के लिए गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए v बराबर में s बटे में t, ऑप्शन बी v बराबर s गुने में t, ऑप्शन सी v बराबर u प्लस में at, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, s किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए वस्तु की प्रारंभिक गति, ऑप्शन बी वस्तु की अंतिम गति, सी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ऑप्शन डी वस्तु का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु अगर 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 सी, क्वेश्चन नंबर 5 बी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण से। उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरणों की विमीय संगति की जांच तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इनको और विस्तार से जानने के लिए हम उनकी विमाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भौतिक राशियों के मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक से व्यक्त होने वाली सभी राशियां मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त की जाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इन सभी की विमाओं को गुरु कोष्ठक ब्रैकेट में बंद करके दिखाया जाता है, जैसा कि आप दाईं ओर चित्र में देख सकते हैं। और इसीलिए इनकी विमाओं को इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें लंबाई की विमा है L, द्रव्यमान की विमा है M, समय की विमा है T, ताप की विमा है K, वैद्युत धारा की विमा है A, ज्योति तीव्रता की विमा है CD तथा पदार्थ की मात्रा की विमा है मोल। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं को L, M तथा T के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से। इसके लिए हम एक उदाहरण सोचते हैं, जो कि हम लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी की विमा होगी L तथा समय की विमा होगी T। इसलिए हम चाल को
विमा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। चाल बराबर L/T या फिर LT-1 और इस तरह चाल बराबर हो जाएगा m0 LT-1 क्योंकि हमें MLT के रूप में लिखना है, इसलिए अगर यहाँ पर m नहीं है तो हम m की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं जो कि है त्वरण। त्वरण होता है चाल बटे समय और चाल हम जानते हैं होता है दूरी बटे समय, इसलिए हम त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बटे समय की घात 2 और दूरी की विमा होती है L तथा समय की विमा होती है T, इसलिए त्वरण की विमा लिख सकते हैं L/T2 या फिर LT-2। अब इसमें m को भी इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे त्वरण बराबर m0 LT-2। चलिए आगे बढ़ते हैं और विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक है जो बताता है कि दी हुई राशि में भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। इसका उदाहरण है चाल बराबर m0 LT-1। तो यहाँ पर यह चाल का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं जो पीछे हमने डिराइव किया है। त्वरण बराबर होगा m0 LT-2 और इस प्रकार यह त्वरण का विमीय सूत्र कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विमीय समीकरण को समझते हैं। जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए अपने पिछले उदाहरण को ही हम यहाँ पर लाते हैं और विमीय समीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है चाल जिसे लिखा है v से, तो v बराबर m0 LT-1 और दूसरा उदाहरण है त्वरण जिसको लिखा है a से, a बराबर m0 LT-2। तो यहाँ पर ये दोनों विमीय समीकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं और समीकरणों की विमीय संगति की जांच करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विमाओं की समघातता का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक राशियों को केवल तभी जोड़ा तथा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हों। समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है। यदि किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि समीकरण पूरी तरह से सही है। चलिए आगे हम उदाहरण से देखते हैं किस तरह। यहाँ पर हमने उदाहरण में लिया है न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण, जो कि है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहाँ पर s है दूरी, u है प्रारंभिक चाल
T है समय तथा A है त्वरण। अब इनको हम विमाओं के रूप में लिखते हैं और उससे हमें समीकरण मिलती है L बराबर LT-1 T प्लस LT-2 T2, जहां पर L है दूरी की विमा, LT-1 है चाल की विमा, T है समय की विमा, LT-2 है त्वरण की विमा और इसी प्रकार T स्क्वायर के लिए लिखा गया है T2। चलिए अब हम इस समीकरण का हल देखते हैं। इस समीकरण में T-1 कैंसिल हो जाएगा T से तथा T-2 कैंसिल हो जाएगा T2 से तथा हमें समीकरण मिलेगी L बराबर L प्लस L, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी पदों की विमा समान है। इसमें सभी पदों की विमा L है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी समीकरण सही है। पर यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखते हैं जो कि एक समीकरण है S बराबर UT प्लस 3/2 AT स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि यह समीकरण भौतिकी के नियम के अनुसार सही नहीं है, लेकिन अगर हम इस समीकरण को विमा के रूप में लिखें तब इसे भी इसी तरह लिखा जाएगा, क्योंकि विमा लिखते हुए हम नियतांक पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह इस समीकरण के लिए भी सभी पदों की विमाएं समान आएंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यदि समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान भी हैं, तब भी वह समीकरण गलत हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना सीखते हैं। भौतिक राशियों का संबंध विमाओं विधि द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि दी हुई राशि की निर्भरता किन किन अन्य राशियों पर है। दी हुई राशि को अन्य राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं बल का। बल निर्भर करता है द्रव्यमान तथा त्वरण पर, इसलिए हम बल को द्रव्यमान और त्वरण की घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा बल बराबर K यहाँ पर कोई नियतांक यानी कांस्टेंट है, गुणा द्रव्यमान की घात A गुणा त्वरण की घात B। तो चलिए अब हम इस समीकरण में सबकी विमाएं लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने बल की विमा MLT-2, द्रव्यमान की विमा M तथा त्वरण की विमा LT-2। तो इस तरह समीकरण बनी MLT-2 बराबर K गुणा M की घात A गुणा LT-2 की घात B। इसको हल करके लिखा जा सकता है M1L1T-2 बराबर K इंटू M की घात A L की घात B T की घात -2B। अब हम इस समीकरण में घातों की तुलना करके A और B के मान निकाल सकते हैं, जो इस तरह से है। A का मान आएगा 1
और इसी तरह b का भी मान आएगा a। अब हम a और b के मान बल की समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस समीकरण के लिए k का मान 1 होता है और इस तरह हमें विमाओं द्वारा बल का सूत्र मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा विमीय सूत्र एवं समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा विमाओं की समघातता सिद्धांत तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। धन्यवाद।